गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का हमारा टॉपिक बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। कल हमने इंग्लैंड के संदर्भ में कानून के शासन की व्याख्या संबंधित डायसी के विचारों का अध्ययन किया था। आज हम जानेंगे कि इंग्लैंड में डायसी की व्याख्या के आधार पर कानून के शासन के क्या अपवाद हैं। 1885 में जब प्रोफेसर डायसी ने लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एक बुक प्रकाशित की थी, एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उस समय सम्राट के जो कार्य थे वो अत्यधिक सीमित थे। कानून एवं व्यवस्था की स्थापना, देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों का प्रबंध करना, यही राजा के कार्य थे। परंतु वर्तमान में राज्य का स्वरूप कैसा है? कल्याणकारी राज्य। और वर्तमान में जो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप है, इसके अंतर्गत राज्य मानव जीवन के कल्याण के लिए जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित कानून बना सकता है। और ऐसे में जो राज्य के कार्य हैं वो राष्ट्रीय जीवन को नियमित करने से संबंधित अत्यधिक विस्तृत हो चले हैं। तो इस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें डायसी द्वारा जो कानून के शासन की व्याख्या दी गई है वो कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में ज़्यादा उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और आधुनिक युग में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ शुद्ध रूप में कानून का शासन लागू हो। डायसी ने कानून के शासन का अर्थ इंग्लैंड में जो विद्यमान राजनीतिक, प्रशासनिक और वैधानिक स्थिति है उसके अनुरूप बिल्कुल भी सही नहीं है डायसी के विचार, क्योंकि इंग्लैंड में भी आज ऐसे तथ्य विद्यमान हैं जो डायसी की व्याख्या के पूरी तरह से प्रतिकूल हैं। और इन तथ्यों को कानून के शासन का अपवाद कहा जा सकता है या कानून के शासन की परिसीमाएं कही जा सकती हैं। तो इसमें पहला जो अपवाद है वो है अनियमित, निरंकुश एवं विवेकाधीन शक्तियों में अंतर। जो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अनियमित, निरंकुश एवं सविवेकीय शक्तियों का कोई स्थान नहीं है, परंतु वहाँ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक बात जाननी जरूरी है कि स्वैच्छिक शक्तियाँ और स्वविवेकीय शक्तियाँ, इनमें काफ़ी अंतर रहता है। स्वैच्छिक शक्तियाँ निरंकुश होती हैं, बेलगाम होती हैं, और स्वविवेकीय शक्तियाँ, इनका प्रयोग तर्कपूर्ण आधार पर किया जाता है। और डायसी के विचार अनुसार कानून के अंतर्गत स्वविवेकीय शक्तियों का कोई स्थान नहीं है, परंतु उनका ये सिद्धांत व्यावहारिक सत्यता के पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि इंग्लैंड में ही संकट काल में, युद्ध के समय या ऐसे कोई विशेष और असामान्य स्थिति आई है तो साधारण रूप से राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग समय समय पर पदाधिकारियों द्वारा किया जाता रहा है, क्योंकि उस समय तत्काल निर्णय लेने होते हैं। अब जैसे हमारे ही देश का हम देखते हैं, कानून का शासन हमारे देश में भी है, लेकिन इस समय देश में लॉकडाउन है। ये क्या है? सरकार की स्वविवेकीय शक्ति, कानून पर आधारित नहीं है, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए आज ये अति आवश्यक है, क्योंकि उनका जीवन खतरे में है। दूसरे इसमें परिसीमा है न्यायिक शक्तियों का प्रयोग गैर न्यायिक संस्थाओं द्वारा किया जाना। अब इंग्लैंड में ही जो गैर न्यायिक संस्थाएं हैं वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती हैं जिनका स्वरूप कार्यकारी नहीं होता, अर्थात कानून द्वारा उनको वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक दृष्टिकोण से वो न्यायिक प्रतीत होती हैं। अब डायसी के अनुसार तो सरकारी विभागों को चाहे न्यायालय नहीं कहा जा सकता, परंतु कई विषयों के संदर्भ में जो विभागों को अंतिम निर्णय करने की शक्ति सौंप दी गई है उसका इंग्लैंड के संदर्भ में
फिर डायसी की व्याख्या के अनुरूप क्या अर्थ होगा। जैसे कि एक गृह सचिव है इंग्लैंड में, तो वो स्पष्ट उसकी स्वेच्छा पर यह निर्भर करता है कि वह किसी विदेशी को राज्यकृत नागरिकता का प्रमाण पत्र दे या ना दे। किसी विदेशी को देश में से निष्कासित करने का आदेश दे तो ये भी अंतिम शक्ति उसी गृह सचिव को ही प्राप्त होगी जो विपद पर होगा, और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह से किसी व्यक्ति को विदेशों में जाने के लिए जो आज्ञा पत्र देने का अधिकार है वो ताज के पास है, ताज नाम की संस्था के पास है, और इस संदर्भ में भी उसके किसी कार्य को इंग्लैंड के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये जो सरकारी विभाग, ना तो वो न्यायिक दृष्टि से न्यायालय है और ना ही वे विधि द्वारा साधारण कानून के अनुसार निर्णय करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री है, चाहे शिक्षा मंत्री है, व्यापार मंडल है, परिवहन मंत्री है, रेल दर प्राधिकरण है, ये सारी जो गैर न्यायिक संस्थाएं हैं, इन्हें अनेक विषयों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार इंग्लैंड में प्राप्त है और इनके किसी भी निर्णय को इंग्लैंड के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो स्पष्ट रूप से ये सारा इंग्लैंड में कानून के शासन का उल्लंघन ही तो है, क्योंकि इन संस्थाओं के निर्णय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसी तरह से तीसरा अपवाद है इसमें, जो विदेशी राजदूत है वो इंग्लैंड के कानून के अंतर्गत नहीं आते। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो स्थापित नियम हैं उसके अनुसार अन्य देशों की भांति ही इंग्लैंड में भी विदेशी राजदूत एवं उनके जो स्टाफ हैं उनको देश के कानून के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि जैसे जो विदेशी राजदूत इंग्लैंड के राज्य में, इंग्लैंड में कोई भी अपराध कर दे तो उन्हें वहाँ के इंग्लैंड के कानून के अनुसार किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यह छूट इंग्लैंड की सरकार की इच्छा पर निर्भर है, परंतु इंग्लैंड में इस अपवाद का होना कानून के शासन के विरुद्ध तो है ही, क्योंकि कानून के शासन के अंतर्गत देश की भूमि पर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि इंग्लैंड में ऐसा किया गया है। तो ये भी डायसी की जो व्याख्या है कानून के शासन की, उसका सबसे बड़ा अपवाद है। इसी तरह से एक अपवाद है व्यापारिक संघों के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई ना कर सकना। इंग्लैंड में 1906 का व्यापारिक विवाद अधिनियम है, जिसके अंतर्गत व्यापारिक संघों को एक विशेष सुविधा दी गई है जो कानून के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यापारिक संघ उसकी किसी भी गतिविधि के कारण किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है, उसको कोई लॉस होता है, कोई मानसिक आघात होता है, तो ऐसा व्यक्ति संबंधित व्यापारिक संघ के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कानून के शासन का इंग्लैंड में एक अपवाद ये भी है कि जो साधारण कानून है उसके अतिरिक्त जो नागरिक हैं वो साधारण कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के अधीन भी हो सकता है। जो इंग्लैंड के नागरिक हैं साधारण कानून के अधीन तो हैं ही हैं, परंतु ये भी संभव है कि कोई नागरिक साधारण कानून के अलावा अपने विशेष व्यवसाय से संबंधित किसी विशेष कानून के भी अधीन हो। ऐसे विशेष व्यावसायिक कानूनों को विशेष व्यावसायिक अधिकरणों द्वारा ही लागू किया जाता है। जैसे जो सैनिक हैं देश के, वो सैनिक कानून के अधीन हैं और सैनिक कानून के उल्लंघन के आरोप के विरुद्ध सुनवाई सैनिक न्यायालय में होगी, दूसरे किसी न्यायालय में नहीं हो सकती। इसी तरह से जो पादरी हैं उन पर धार्मिक कानून लागू होता है जो धार्मिक न्यायालयों द्वारा ही लागू होता है। इसी तरह से जो डॉक्टरी के व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हैं वो सामान्य चिकित्सा परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उनके विरुद्ध व्यावसायिक दुर्व्यवहार की जो सुनवाई है वो ये परिषद ही कर सकती है, न्यायालय ये सुनवाई नहीं कर सकता। इसी तरह से इंग्लैंड में महादंत परिषद है, जिनको दंत व्यवसाय से संबंधित लोगों पर
अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इन व्यावसायिक परिषदों अधिकरणों के जो निर्णय हैं वो अंतिम होते हैं, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये जितने भी प्राधिकरण हैं ये डायसी द्वारा प्रतिपादित जो कानून के शासन की व्याख्या है उससे बिल्कुल उलट है। और साथ ही साथ इंग्लैंड में सम्राट की जो स्थिति है वो भी अपने आप में एक विशेष है। डायसी ने ये कहा है कि इंग्लैंड में सभी व्यक्ति एक ही कानून के अंतर्गत आते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, उसकी कोई भी स्थिति हो, कोई भी उसका पद हो, कितना ही उच्च पद क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। पर इंग्लैंड में जो सम्राट है उसको एक विशेष स्थिति प्राप्त है, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और ऐसे में सम्राट की ये जो विशेष स्थिति है ये भी डायसी के कानून के शासन की व्याख्या के विरुद्ध है, क्योंकि जो सम्राट है वो सभी कानूनों से ऊपर माना गया है। और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में जो संसद के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं। कोई भी सांसद इंग्लैंड में, चाहे वो कॉमन सदन का सदस्य है, चाहे वो लॉर्ड सदन का सदस्य है, संसद में प्रकट किए गए अपने विचारों के आधार पर वो स्वतंत्र हैं। यदि किसी कॉमन सदन के सदस्य ने या लॉर्ड सदन के सदस्य ने संसद में अपने कोई विचार प्रस्तुत किए हैं तो उसके विचारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती। और जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संसद के अध्यक्ष की विशेष आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है, जबकि एक आम व्यक्ति के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये संसद सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। ये विशेषाधिकार आम व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है और किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। तो डायसी का जो कानून के शासन का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं, ये अपने आप में उस अर्थ की उल्लंघना है।